अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। प्रीवियस क्लासेस में हम नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। ब्रेन के बारे में बहुत डिटेल में बात हो चुकी है। केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में हमने बात की है। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कि ड्रग्स का क्या इफेक्ट होता है कोऑर्डिनेशन के ऊपर। सो वंस अगेन सब लोगों को वेलकम टू द नून अकेडमी। नून अकेडमी के न्यू वर्जन में सब लोगों को वेलकम। तो अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम मुजीब, वेलकम। इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन कोऑर्डिनेशन। तो जो ड्रग्स का इफेक्ट होता है वो हमारे पास कोऑर्डिनेशन पे क्या होता है। सबसे पहले तो एक चीज अपने दिमाग में रखें, एक चीज होती है ड्रग, और जब वर्ड आप लोग ड्रग सुनते हैं ना, इस ड्रग का क्या मतलब होता है बताएं जरा। आप लोग जब वर्ड ड्रग सुनते हैं तो इसका क्या मतलब होता है अपनी डे टू डे लाइफ में। दवाई, ओके मुजीब, अकॉर्डिंग टू यू दवाई। लेकिन मेजोरिटी लोग जब वर्ड ड्रग सुनते हैं ना तो उनके दिमाग में इलीगल ड्रग आती है। ठीक है, इलीगल ड्रग, जैसे फॉर एग्जांपल इलीगल जैसे कोकेन हो गया, मॉर्फिन हो गया। ठीक है, ये जो नशे करने वाले जो लोग होते हैं ना, तो इस टाइप की चीज आती है। लेकिन फार्माकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की या मेडिसिन की ऐसी ब्रांच है जो ड्रग्स के बारे में जिनमें हम स्टडी करते हैं। उसके अकॉर्डिंग, फार्माकोलॉजी के अकॉर्डिंग, ड्रग जो है वो बहुत ब्रॉड चीज होती है। ठीक है, जो वर्ड ड्रग है वो बहुत ब्रॉड चीज है। तो कोई भी ऐसी चीज जो केमिकल नेचर हो जिसका, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक टाइप का फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर, दिस इज कॉल्ड ड्रग। ठीक है, इसके साथ साथ ड्रग्स के बहुत सारे डेफिनेशन हैं कि भाई ड्रग ऐसा सब्सटेंस है जो किसी डिजीज के ट्रीटमेंट में, प्रिवेंशन में, डायग्नोसिस में, इस इन चीजों में जब यूज होता है ना तो उसे हम ड्रग कहते हैं। ठीक है, तो यस, अभी यहाँ देखें डेफिनेशन लिखी हुई है। अ ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट प्रोवोक अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन द बॉडी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को क्या हुआ, फीवर हुआ। तो फीवर हुआ तो उसके बाद क्या होता है, फीवर होता है तो आप लोग क्या लेते हैं, पैनाडोल लेते हैं। अब पैनाडोल के बाद या पैरासीटामोल के बाद क्या होता है, या पैरासीटामोल आपकी बॉडी में जाके क्या करती है, जो फीवर प्रोड्यूस करने वाली जो चीजें होती है ना उनको सप्रेस करती है। ठीक है, उन्हें सप्रेस करती है। तो उन्हें सप्रेस करती है तो ये एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो गया ना, फिजियोलॉजिकल टाइप का रिस्पॉन्स। तो इस तरह से आपको फिर अच्छा फील होता है। ठीक है, जी जी बिल्कुल अनाम, ये यही फील्ड है। ठीक है, ओके। अब इफेक्ट पढ़ते हैं ड्रग्स का कि हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो सम ड्रग्स आर यूजफुल मेडिकली ट्रीट इमोशनल स्ट्रेस और सर्टेन इलनेस। तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि हमारे पास जो इमोशनल स्ट्रेस होता है, या एंजाइटी होती है, या डिप्रेशन होता है, या कोई किसी भी टाइप की मेंटल इलनेस होती है ना, उसको ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिसिन यूज होती हैं। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आर्टिफिशियल प्लेजर की जैसी फीलिंग प्रोड्यूस करती हैं, और ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि हाईली एडिक्टिव होती हैं, एडिक्टिव नेचर की। वालेकुम अस्सलाम, जी बिल्कुल बिल्कुल। देयर आर बहुत सारी क्लासेस हैं, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट हैं हमारे पास, एंटी कन्वोलेसेंट्स हैं। देयर आर मल्टीपल ड्रग्स। स्लीपिंग के लिए रोज अम्मी खाती हैं, कौन सी टैबलेट खाती हैं बताएं, कौन सी टैबलेट, नाम बता सकते हैं उसका। सो डिफरेंट ड्रग हैव डिफरेंट, लॉक्सिन है शायद। ओके, लॉक्सिन के अंदर देखो, हम जब किसी मेडिसिन को देखते हैं ना तो उसको दो तरह से देखते हैं। एक तो ये आपने ब्रांड नाम देखा होगा, ठीक है, इसके नीचे एक केमिकल नाम होता है जिसे जेनेरिक नाम कहते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है कि क्या है। तो मेजोरिटी जो ड्रग्स यूज होती हैं स्लीपिंग वगैरह के लिए उन्हें हम बेंजोडाइजेपिन्स कहते हैं। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन्स, उसमें उसमें जो है वो हमारे पास बेंजोडाइजेपिन क्लास की ड्रग होती है। ठीक है, ओके। सो अदर एक्ट एज अ ब्रेन, अच्छा ये आर्टिफिशियल प्लेयर प्लेयर प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, डिफरेंट ड्रग हैव डिफरेंट इफेक्ट, दे एक्ट एज अ स्टिमुलेंट। ठीक है, स्टिमुलेंट मतलब सीएनएस की एक्टिविटी को बढ़ा देंगी। जैसे निकोटीन होता है, निकोटीन सीएनएस की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। जैसे कैफीन होता है, कैफीन बढ़ा देता है। ठीक है, डिप्रेसेंट्स, हिप्नोटिक्स, ठीक है, एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स वो जो पेन को खत्म करती हैं। हेलोसिनोजेनिक, हेलोसिनोजेनिक वो हैं जो हेलोसिनेशन प्रोड्यूस करती हैं। सी साइकेडेलिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन होती हैं। ठीक है, तो ये स्टिमुलेट कर सकती हैं सीएनएस को, जैसे कैफीन हो गया, निकोटीन हो गया। डिप्रेस कर सकती हैं जैसे बेंजोडाइजेपिन्स हो गए या बारबिचुरेट्स हो गए। हिप्नोटिक्स, हिप्नोटिक्स एनाल्जेसिक्स, ठीक है, एनाल्जेसिक वो जो पेन को खत्म करती हैं। हेलोसिनोजेनिक ये वो उसी जो आर्टिफिशियली हेलोसिनेशन जैसी चीजें प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, जी जी, हेलोसिनेशन ऐसा प्रोसेस, दो तीन टाइप की हेलोसिनेशन होती है।
जिसमें हमारे पास हेलुसिनेशन ऐसा होता है कि भाई एक्चुअली में वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आपके ब्रेन में ना ऐसा हो रहा होता है कि भाई ये चीज़ असल में एग्जिस्ट करती है। जैसे आपको अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देंगी, अजीब अजीब पिक्चर्स दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास। ठीक है, ओके। अब वन बाय वन देखें तो यहाँ यहाँ पे देखें जो स्टिमुलेंट्स हैं, तो एम्फेटामीन्स, एम्फेटामीन्स ये जो वो जो स्निफ करते हैं जिसको, वो एम्फेटामीन्स होती हैं। निकोटीन हो गया, निकोटीन को तो टोबैको में ले लेते हैं, या तो सिगरेट में, या फिर नस्वार की सूरत में। ठीक है, तो स्पीड अप द बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं, इंक्रीज वेकफुलनेस। तो ये जब आप पीते हैं ना, कभी सिगरेट अगर आप लोग किसी ने वो की हो, यूज की हो, तो वेकफुलनेस बढ़ जाती है, अलर्ट हो जाते हैं ज्यादा। सिमिलरली कैफीन भी। ठीक है, डिप्रेसेंट्स तो ये देखिए, बार्बिचुरेट्स, हीरोइन और मॉर्फिन, ये क्या कर देती हैं, बिल्कुल सीएनएस को ना डिप्रेस कर देती हैं। और आप बिल्कुल, जिन लोगों ने ये वाली मेडिसिन ली होती है, जैसे मॉर्फिन, कोकेन, ये वाली, तो वो फिर पड़े ही रहते हैं। देखा होगा आप लोगों ने ऐसे लोगों को रोड के किनारे। ठीक है, पड़े रहते हैं, पता नहीं किसी किसी जगहों पे पड़े रहते हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, ओपिएट्स, तो ये जो है वो पेन वगैरह, पेन और एंजाइटी को रिड्यूस करती हैं। इनमें ओपियम है, मॉर्फिन और कोकेन है। और हेलुसिनेशन जो है वो, ये दे कॉज हेलुसिनेशन वेयर, जहाँ आपको ना अपने सराउंडिंग्स का सही से पता नहीं होता। हेलुसिनेशन में आपको अजीब अजीब सी पिक्चर्स दिखाई देती हैं। ठीक है, तो हेलुसिनेशन में एक्चुअली में क्या होता है कि आप लोगों को ना दो तीन टाइप की हेलुसिनेशन होती है। ऑडिटरी, ऑडिटरी हेलुसिनेशन में आप लोगों को ना अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देंगी, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ठीक है, एक होती है विजुअल हेलुसिनेशन, आप लोगों को अजीब अजीब सी पिक्चर्स दिखाई देंगी, जो कि एक्चुअली में होंगे नहीं। एक टेक्टाइल होती है कि स्किन के ऊपर वो ना बार बार अपना हाथ वो करेंगे। ठीक है, कॉफी में निकोटीन नहीं होता, कॉफी में कैफीन होता है, कैफीन। ठीक है, कैफीन इज स्टिमुलेंट, सीएनएस स्टिमुलेंट। ठीक है, तो कैफीन जो है वो है इतना एडिक्टिव नहीं है और इतना टॉक्सिक भी नहीं है। टॉक्सिक लेवल तक जाने के लिए ना कैफीन को आप लोगों को दिन में फिर इतना पीना पड़ेगा, 280 280 कप पीने पड़ेंगे अगर टॉक्सिक लेवल तक जाना है तो। ठीक है, लेकिन हेयर कैफीन, जो कॉफी होती है, कैफीन के अंदर कॉफी होती है, नहीं नहीं, 280 कप्स, 280 कप्स। ठीक है, 280 कप्स। तो आप लोग तो दो या तीन ही पीते हैं ना, इससे ज्यादा तो नहीं पीते कॉफी में। हाँ, ये बहुत ज्यादा है, इतना तो किसी का अब्बा भी नहीं पी सकता एक दिन में। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखें, साइन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स, ये कुछ साइंस बताए हुए हैं। अच्छा जनाब आला, अच्छा चलें कैफीन की बात ही कर लेते हैं। वैसे ये कैफीन कैफीन का बोला जाता है कि अगर कैफीन ना होती, ये कैफीन, ठीक है, तो आज शायद ये दुनिया ने जितनी तरक्की की है ना, मे भी ये ना होती। क्योंकि कैफीन पी के दिमाग फ्रेश होता है और अच्छे आइडियाज आते हैं, राइट। तो ये कैफीन काम कैसे करता है, ठीक हो गया, तो इसको जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ नीचे जरा देखिए, मोर देन 700 मिलियन, सॉरी मोर देन 7 मिलियन पीपल सफरिंग फ्रॉम एलिसिट ड्रग यूज। ठीक है, एलिसिट ड्रग यूज मतलब जो इलीगल ड्रग्स होती हैं, कोकेन, मॉर्फिन, ये वगैरह वगैरह। तो 7 मिलियन लोग मतलब 70 लाख लोग इनकी वजह से वो होते हैं। ठीक है, ओके। टी भी इंपॉर्टेंट है, टी में भी कुछ थोड़ी बहुत अमाउंट में कैफीन होता है, कैफीन और निकोटीन दोनों होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कैफीन हमें अलर्ट क्यों कैसे करता है। तो हमारे पास, हमने पता है, हमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ रखा है। अब न्यूरॉन के बारे में हम सबने स्टडी किया है कि न्यूरॉन का क्या क्या होता है भाई। सेल बॉडी होती है, सोमो होता है, और क्या होता है, एक्सॉन होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। अब हमारे पास होता क्या है कि जब आप लोग ना बहुत थक जाते हैं, तो बहुत थक जाते हैं तो उसका क्या क्या मतलब होता है, आप लोगों की बॉडी में एटीपी एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। तो जब आप लोग सुबह उठते हैं तो फ्रेश फ्रेश होते हैं, उस वक्त एटीपी भी अच्छा खासा होता है आपकी बॉडी में। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों का डे चलता रहता है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये एटीपी नर्व सेल्स के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है, ए एडीपी और फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है, एडीपी और फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, और फिर ये एडीपी से एक और फॉस्फेट निकाल लो, एक और फॉस्फेट निकाल लो, माइनस एक और फॉस्फेट निकाल लो, तो ये एएमपी के अंदर जाके वो हो जाता है। इससे एक और फॉस्फेट निकाल दोगे तो डायरेक्ट एडिनोसिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एडिनोसिन। ठीक है, तो ये एडिनोसिन हमारे पास बन जाता है। अब एडिनोसिन अगर सेल के अंदर ज्यादा है तो इस चीज की क्या, ये किस चीज की इंडिकेशन है, इसका मतलब है एटीपी बहुत ज्यादा कंज्यूम हुआ है। एटीपी कंज्यूम हुआ है जिससे एडीपी बना है, एडीपी कंज्यूम हुआ है जिससे एएमपी बना है, और एएमपी से एडिनोसिन बना है। तो न्यू स्लाइड पे समझा दूं, ओके। देखिए हमारी बॉडी में क्या होता है, एटीपी आता है, हमें पता है एनर्जी का सोर्स है एटीपी।
क्या करता है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देता है माइनस, ठीक है, इस फॉस्फेट निकलता है यहाँ से और बनता क्या है, एडीपी। ऐसे ही है। अब इसमें से एक और फॉस्फेट निकाल लो, माइनस एक और फॉस्फेट निकाल दो, तो हमारे पास क्या बनता है, एएमपी। ठीक है, एएमपी। और इसमें से एक और फॉस्फेट निकाल दो, माइनस एक और फॉस्फेट निकाल दिए, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एडिनोसिन। ठीक है, एडिनोसिन बच जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, जब हम सुबह सुबह आते हैं ना, तो ये एटीपी सही सही ज्यादा ज्यादा रहता है। ठीक है, फुल एनर्जी होती है बॉडी के अंदर, बहुत कुछ करने का दिल करता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे दिन पास होता है तो आहिस्ता आहिस्ता एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगर सेल के अंदर एडीपी ज्यादा होता है, ठीक है, एएमपी ज्यादा होता है और एडेनोसिन ज्यादा होता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एटीपी ज्यादा ज्यादा कंज्यूम हुआ है और वो इनमें कन्वर्ट होता गया है, राइट। और एटीपी क्या हो गया, अब कम हो गया, तो मतलब सेल के पास क्या है, एनर्जी कम है। जब एनर्जी कम है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब आपको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आपको सो जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा सो जाना चाहिए, ताकि जो है वो बिल्कुल आप टायर्ड फील करते हैं, बिल्कुल आपको फटीग फटीग फील करते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि अब ये जो एडिनोसिन है ना, जो एडिनोसिन बना है, ये एडिनोसिन आता है, ये जो एडिनोसिन आता है ना, ये एडिनोसिन आके इसका एक रिसेप्टर होता है। ठीक है, रिसेप्टर होता है, तो वो रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करता है। ठीक है, उस रिसेप्टर के ऊपर जैसे ही ये जाके बाइंड करता है एडिनोसिन, ये उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, और हमारे पास जो स्लीपिंग का सिग्नल है वो आता है, और अल्टीमेटली हमें नींद आती है और हम सो जाते हैं। ठीक है, और जब सो जाते हैं उसके बाद जब उठते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारा दिमाग एकदम फ्रेश फ्रेश होता है नहीं होता, और एकदम फुली एनर्जाइज्ड हो जाते हैं दोबारा से भी। ठीक है, तो ये काम कौन कर रहा है, ये देखो एडिनोसिन कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास होता क्या है, जब आप लोग थके हुए होते हैं, तो अब यहाँ पे अपनी कॉफी पी ली, लेट से। ठीक है, तो अब ये कॉफी क्या करेगी पता है, अब ये कॉफी एडिनोसिन का क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव क्या है, इसके साथ कॉम्पीट करके जाके बाइंड कर देता है। ठीक है, कैफीन के साथ बाइंड करके ये जाके एडिनोसिन के साथ ये एडिनोसिन के साथ ये जब बाइंड करके जाके क्या करता है, एडिनोसिन के साथ compete करके ये यहाँ बाइंड कर लेता है। फॉर एग्जांपल अज्यूम करो कि ये एडिनोसिन था मेरे पास, ये एडिनोसिन था रेड कलर वाला। ठीक है, ये इधर बाइंड करना था, लेकिन अब कैफीन आ गया। अब जब कैफीन बाइंड करेगा ना, तो कैफीन यहाँ पे आके बस सिर्फ बाइंड हो जाता है, कोई काम नहीं करता, बस खामोशी से आके बैठ जाता है। अगर एडिनोसिन आके बाइंड करता है तो वो क्या करता है, स्लीपिंग सिग्नल इंड्यूस करता है। लेकिन कैफीन बाइंड हुआ तो कैफीन कुछ नहीं करेगा, बस आराम से वहां जाके पड़ा रहेगा। तो इससे क्या होगा, कैफीन का रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा, एडिनोसिन रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा। जब एडिनोसिन रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास, यस, एडिनोसिन रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा तो आपको नींद नहीं आएगी, आप ज्यादा अलर्ट फील करोगे। तो इसलिए कॉफी पीने के बाद आप ज्यादा अलर्ट फील करते हैं। ठीक है, ओके, दैट्स गुड हसन, अच्छी बात है। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को कि कैफीन कैसे काम करता है आपकी बॉडी में। अच्छा, हमारी बॉडी इस चीज को भी ओवरकम करती है। अब कैफीन का जब आप लोगों की कॉफी की ये कप क्यों क्यों बढ़ते रहते हैं, नहीं नुकसानदेह नहीं है, इतना ज्यादा नुकसानदेह नहीं है। वेस्ट में सब लोग कॉफी पीते हैं भाई, कोई इतना नुकसानदेह नहीं है। अगर ये नहीं होता, कॉफी ना होती, तो आज में भी ये इतनी डेवलपमेंट दुनिया के अंदर है, ये ना होती। क्योंकि लोग आइडियाज डिस्कस करते हैं, फ्रेश माइंड से आइडियाज डिस्कस करते हैं, तो चीजें होती हैं। ठीक है, काला भी करती हैं मतलब, अब आप लोगों की ये कप क्यों बढ़ते रहते हैं, पहले 1 कप, फिर 2 कप, फिर 3 कप, फिर 4 कप, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं, तो वाई, तो वो इसलिए बढ़ते हैं ना कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जैसे कॉन्टिन्यूसली ये रिसेप्टर रिसेप्टर ब्लॉक होता रहता है ना, तो इस रिसेप्टर को ब्लॉक हो रहा है, लेकिन हमें नॉर्मली नींद तो आनी चाहिए ना यार, क्योंकि हमारी बॉडी की नॉर्मल नीड है ये। ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि इस रिसेप्टर की अमाउंट बढ़ जाती है। अब रिसेप्टर ब्लॉक हो रहा है बार बार, तो वही इफेक्ट आने के लिए, नींद दिलाने के लिए न्यूरॉन को क्या करना पड़ेगा, इस रिसेप्टर की कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जब बढ़ाएगा तो कैफीन कितनों को ब्लॉक करेगा। ठीक है, वो कहते हैं ना, तुम कितने, पता नहीं, मुझे अभी याद नहीं रहा। तो ये कैफीन इसको ना, इसको ब्लॉक करेगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे रिसेप्टर्स और एक्सप्रेस होंगे, तो कैफीन किस किस को ब्लॉक करेगा, अल्टीमेटली एडिनोसिन बाइंड होगा और आपको नींद आएगी। ठीक है,
तो इसलिए अब ये बढ़ता रहता है। अब जो ये बढ़ता है तो फिर क्या होता है, फिर आपको ज़्यादा कॉफ़ी चाहिए, ज़्यादा कॉफ़ी चाहिए वही इफ़ेक्ट लाने के लिए। तो इसलिए आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता रहता है। ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों की, इट्स नॉट मिसकंसेप्शन। ठीक है? तो इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों के कप बढ़ते रहे 1 से 2, 2 से 3 इस तरह से। ठीक है? और जब छोड़ने की बात आती है ना, तो फिर देखो ऑलरेडी कितने रिसेप्टर्स होंगे, न्यूरॉन्स के ऊपर रिसेप्टर बड़े पड़े होंगे। ठीक है? तो जब कैफीन नहीं होगा तो एकदम एडिनोसिन जाके बाइंड करेगा, बहुत सारे रिसेप्टर से स्लीपिंग का सिग्नल आएगा, तो आप फिर डल डल फील करोगे, एकदम जल्दी से नींद आएगी। ठीक है? नहीं बेटा, जो असल चीज है कॉफी, जो मतलब एक्चुअली में स्टिमुलेंट इफेक्ट है वो कॉफी और निकोटीन में है। शुगर तो उसका वो है, शुगर में कोई वो नहीं होता। अब अगर आप चीनी खा लो, मैं आपको कहता हूँ चीनी खाओ आप, तो क्या आपको वो नशा हो जाएगा? आप अलर्ट फील करोगे? हाँ, शुगर की एक एडिक्शन होती है अलग से, उसकी बात करेंगे हम कि कुछ लोगों को शुगर एडिक्शन भी होती है। ठीक है? लेकिन शुगर इज वो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस इसलिए है कि वो हमारे पास डायबिटीज कर सकती है, बहुत कुछ डिफरेंट चीजें कर सकती है। हम डायबिटीज में डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे देखो मोस्ट कॉमन एडिक्टिव ड्रग्स में जरा देखें, तो हमारे पास कौन है? हीरोइन है, क्रैक कोकीन है, क्रिस्टल मेथ, वो जो स्निफ करके पीते हैं वो ये क्रिस्टल मेथ ही होता है। ठीक है? कोकेन है, बारबिचुरेट्स हैं, निकोटीन है, अल्कोहल है, एम्फेटामीन्स हैं। ठीक है? ओपिएट्स, पेनकिलर और बेंजोडाइजेपिन्स, ये सारी मेडिसिन हमारे पास हाईली एडिक्टिव नेचर की ड्रग्स है। तो कैफीन वाला कॉन्सेप्ट सब लोगों को क्लियर है कि कैसे ये स्लीप इंड्यूस करता है? अब जरा देखते हैं। कॉफी में कैफीन होता है, कैफीन। मैविश, वेलकम टू द नून अकेडमी। कैफीन होता है। ठीक है? थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन में निकोटीन भी होता है, लेकिन मेजॉरिटी जो कंपोनेंट होता है वो कैफीन होता है, कैफीन कैफीन। ठीक है? ओके। निकोटीन, निकोटीन की बात करें सोर्सेज की हुई, तो निकोटीन इज केमिकल कंपाउंड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द टोबैको प्लांट। ठीक है? टोबैको प्लांट से इसको ऑब्टेन किया जाता है, और इट एक्ट एज अ सीएनएस स्टिमुलेंट। ठीक है? इन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपेंडेंस ऑन टोबैको। तो ये सीएनएस स्टिमुलेंट के तौर पे काम करता है। अच्छा देखो ये काम कैसे करता है भाई? इट मिमिक एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया था आप लोगों को। व्हाट इज एसिटाइलकोलिन? यस, व्हाट इज एसिटाइलकोलिन? एनीवन? केमिकल, इट्स अ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है? न्यूरोट्रांसमीटर। तो एसिटाइलकोलिन क्या करता है, इसे निकोटीन क्या करता है? इट मिमिक, ठीक है, उसके उसी की तरह काम करता है, एंड डायरेक्टली स्टिमुलेट द वैरायटी ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स। ठीक है? इन हैबिचुअल स्मोकर्स द ड्रग इंक्रीजेस हार्ट रेट, नैरो द ब्लड वेसल्स, arises blood pressure, and stimulate the nervous systems, thereby reducing fatigue, increase alertness and improving concentration. ठीक है? तो ये काम करता है निकोटीन। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सीएनएस को ना एक्टिवेट कर देता है, इसलिए आपको ज्यादा अलर्ट फील हो रहा है। ठीक है? फटीग को रिड्यूस करता है, ये फटीग को रिड्यूस करना ही इसका, और सीएनएस को एक्टिवेट करना ही इसके एडिक्शन वाले पॉइंट्स है। ठीक है? और साथ साथ में कंसंट्रेशन के अच्छे से वो करता है, कंसंट्रेशन अच्छे से बना के रखता है। इवन कुछ डॉक्टर्स जो बड़ी बड़ी सर्जरीज करते हैं ना, जैसे ओपन हार्ट सर्जरी या क्रीनियोटमी या ब्रेन की कोई सर्जरी, ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर की कोई सर्जरी होती है ना, तो वो 9-9 10-10 घंटे की सर्जरी होती है। तो 9-9 10-10 घंटे जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं, अब वो क्या करते हैं, वो ना सर्जरी करने से पहले एक दो सिगरेट पी ली, ताकि कंसंट्रेशन बरकरार रहे और सर्जरी स्मूथली हो पाए। ठीक है? ठीक हो गया? तो दिस इज द रीजन। सुबह अगर नेचुरली रिफ्रेश हो जाते हैं तो कॉफी क्यों पीते हैं, टी क्यों पीते हैं? देखो सुबह हम देखें नेचुरली फ्रेश हो जाते हैं डेफिनेटली। ठीक है? लेकिन हमें थोड़ा सा ना सीनेस को अप करने के लिए ना थोड़ा कुछ हमें करना पड़ता है। वैसे मेजोरिटी लोग वो अपने पर्सनल प्रेफरेंस पे भी होता है, कुछ नहीं भी पीते कुछ लोग। ठीक है? जैसे मैं सुबह का नाश्ता नहीं करता, चाय नहीं पीता मैं सुबह की।
ठीक है, हाँ, हालांकि थोड़ा सा मतलब नींद नींद सी हुई होती है, लेकिन फिर सही हो जाता है आधे घंटे 10 घंटे 1 घंटे के बाद। हाँ, घर में पीते हो। चाय इज द नेशनल ड्रिंक ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? अच्छा, एक निकोटीन का काम, अच्छा इस निकोटीन को भाई स्मोकिंग को क्यों अवॉइड किया जाता है? ये क्यों बोला जाता है कि ना पिया करें? क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, ठीक है, और साथ साथ में हार्ट बीट को भी बढ़ा देता है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स कि भाई इस चीज़ को हमें देखना चाहिए। बाकी क्लियर है सब लोगों को कि भाई ये क्या काम करता है, कैसे अलर्ट करता है हमें? ठीक है, और कॉमन साइड इफेक्ट जो होते हैं इसके, तो स्वेटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, नोजिया, डायरिया। जो न्यू लोग होते हैं, जो न्यू लोग अगर इसका नशा स्टार्ट कर देते हैं तो उन्हें ये चीज़ होती है। सर्जरी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? निकोटीन की वजह से सर्जरी में नहीं ना। डॉक्टर इसलिए पीते हैं कि भाई वो अलर्ट फील करें, अलर्ट अलर्ट, ठीक है। मतलब एपेटाइट मीन भूख, भूख, ठीक है। तो लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख का ना लगना, ठीक है। इंक्रीज एपेटाइट ज्यादा भूख लगना। यू आर राइट मुजीब, लेकिन चाय से वो वाला इफेक्ट आपको एकदम नहीं मिलता ना, क्योंकि चाय में निकोटीन की अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं होती, ठीक है। यू आर राइट, सिगरेट इज प्रोहिबिटेड, एंड ये चीज सही है। अब सारे सर्जन ऐसे नहीं करते, ठीक है। लोग नेचुरली भी इतने 8 से 10 घंटे, कुछ लोग वैसे ही उनका स्टेमिना होता है कि वो इतना कंसंट्रेशन के साथ काम कर लेते हैं, लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसा करते हैं। मेजबीन, ऐसा भी नहीं है अब कि भाई ये जो चीज बताई जा रही है ना, डायरिया नोजिया, जो जो लोग जिन लोगों को अभी बिल्कुल ही वो नहीं हुआ ना, एक्सपोजर, तो उन लोगों को होता है ये ड्यूरिंग सर्जरी। डायरिया होगा तो वो बेचारा सर्जरी कैसे करेगा? क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ तक हमारे पास हो गया कैफीन, कुछ ड्रग्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिजीजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, सीएनएस के डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिगरेट डायरेक्टली डिजॉल्व, यस, देखो वेरी गुड, गुड पॉइंट हसन। देखें, हमारे पास जो चाय होती है ना, वो हमारे जीआईटी से होके जाती है। पहले वो जाएगी स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर इसकी एब्जॉर्प्शन होगी, और फिर ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट होके ब्रेन तक जब जाएगी ना, तो उसको बहुत टाइम लगेगा। और साथ साथ में रास्ते में कुछ निकोटीन जो है वो गायब होता जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी बाहर की चीज़ों को ना अपने अपने अंदर सही से आने नहीं देती। लेकिन आप वही जैसे स्निफ कर ले हो, जैसे फॉर एग्जांपल सिगरेट स्मोक करते हैं ना, तो स्मोक करने से एकदम आपके लंग्स से जाती है, और लंग्स से जब निकोटीन इधर पास होता है, ये जो धुआं में निकोटीन इधर पास होता है, तो फिर क्या होता है? एकदम डायरेक्ट ब्लड में कांटेक्ट आ रहा है, और डायरेक्ट एकदम साइमल्टेनियस इफेक्ट आता है। तो जल्दी से एब्जॉर्प्शन होती है, और जल्दी से ये काम होते हैं सारे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, इसके बाद अब हम बात करते हैं भाई डिजीजेस के बारे में, सीएनएस डिजीजेस के बारे में। ओके, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स। तो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप लोगों की बुक में जो इंक्लूड किए हैं, तो वो तीन तीन या दो इंक्लूड किए हैं। एक पार्किंसंस डिजीज को इंक्लूड किया है, और एक है हमारे पास अल्जाइमर डिजीज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज पार्किंसन डिजीज, ठीक है। जी जी, अनाबिया, आपका कमेंट विजिबल है, लेकिन क्या किया है आपने? क्या कमेंट किया है? बहुत सारे मैसेजेस एक साथ आ गए हैं। निकोटीन मेविश, जो हमारी ओवरल कैविटी है ना, यहाँ पे भी बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, तो यहाँ से भी एब्जॉर्ब होता है, और फिर धुआं के साथ नीचे जाके लंग से भी, तो दोनों जगहों से। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अल्कोहल, यस, अल्कोहल, अल्कोहल हाँ बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब होता है, स्टमक से ही उसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मेजॉरिटी एब्जॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में होती है, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन स्टमक से भी होती है, तो इसलिए अल्कोहल से भी जल्दी से एब्जॉर्ब होकर डिजीनेस फील कराता है हमें। यस राइट, यू आर राइट। सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स नर्वस डिसऑर्डर्स।
सो नर्वस डिसऑर्डर्स की बात करें ना, तो सबसे पहले हमारे पास है पार्किंसंस डिजीज। तो पार्किंसंस डिजीज क्या होती है? आप लोगों ने वो अंकल को देखा था, बहुत बहुत फेमस मीम बना था, वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो हैं वो चौधरी शुजात, ये जो बयान चल रहा है ऐसा करके जो वो बोल रहे थे, देखा है उनको? नहीं देखा तो आप लोगों ने देखा क्या है पता नहीं फिर। और बहुत सारे मीम्स बने थे उसके ऊपर, ये जो बयान चल रहा है ना कि ऐसा करके जो बोल रहा था, तो उन्हें पार्किंसंस हुआ है। जी परवेज इलाही है, ठीक है, उन्हें पार्किंसंस हुआ है। तो अभी उन्हें पार्किंसंस हुआ है। पार्किंसंस में क्या होता है भाई? इट इज द नर्वस डिसऑर्डर कॉज्ड ईदर बाय द डीजनरेशन और डैमेज टू द नर्व टिश्यू विद इन द बेसल गैंग्लिया ऑफ द ब्रेन। जो बेसल गैंग्लिया होता है ना, बेसल गैंग्लिया क्या है? तो शायद मैंने डायग्राम इंक्लूड की होगी, नहीं है, इंक्लूड नहीं है। ओके, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि व्हाट इज बेसल गैंग्लिया। तो हमारे पास ब्रेन के ना ऐसे सुपरफिशियल पार्ट्स होते हैं, एक टीलेंसेफ्लॉन, डायंसेफ्लॉन, मैंने आप लोगों को बताया था। इन डायंसेफ्लॉन के अंदर ना बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, उन्हें हम बेसल गैंग्लिया का नाम देते हैं। तो ये बेसल गैंग्लिया के अंदर, हाँ मैंने गैंग्लिया बताया था, तो ये बेसल गैंग्लिया के अंदर ना हमारे पास न्यूरॉन्स की डीजनरेशन हो जाती है। तो इसकी वजह से हमारे पास पार्किंसंस डिजीज के सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। टू बी स्पेसिफिक, एक एक न्यूक्लियस होता है, उसका नाम होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा, सब्सटेंशिया नाइग्रा, ठीक है। ये मूवमेंट से रिलेटेड काम करता है, स्पीच से रिलेटेड काम करता है सब्सटेंशिया नाइग्रा। तो पार्किंसंस में आपकी स्पीच, मूवमेंट और बॉडी में जो ट्रिमर्स ट्रिमर्स से आते हैं, ठीक है। तो ये दीज आर द बेसिक फैक्टर्स ऑफ पार्किंसंस डिजीज, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को टीलेंसेफ्लॉन बताया था, फिर डायलेंसेफ्लॉन, और डायंसेफ्लॉन के अंदर ही यहाँ पे बेसल गैंग्लियाज होते हैं, ठीक है, बेसल गैंग्लियाज होते हैं। तो उन बेसल गैंग्लिया के अंदर एक न्यूक्लियस होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा, वो, या साथ साथ में बेसल गैंग्लिया में और भी बहुत सारे न्यूक्लियस वो इन्वॉल्व होते हैं। ट्रेमर क्या होता है? झटके लगना, वो जो हाथ कपकपाते नहीं है, हाथ कपकपाते जो हैं वो, ठीक है। सो द डिजीज बिगिंस एट द स्लाइट ट्रेमर, ट्रेमर मतलब जो हल्के हल्के हाथ जिन लोगों को हिलते हैं, देखा होगा आप लोगों ने ऐसे आंटी अंकल्स को। पार्किंसंस इज एज से रिलेटेड है, ठीक है, जिन जो ज्यादा एजेड लोग होते हैं ना उनमें ही होती है ये, ठीक हो गया। तो ऐसे होता है ये, इनिशियली स्लाइट ट्रिमर्स आते हैं, और साथ साथ में आर्म और लेग्स, एंड देन फिर उसके बाद और ज्यादा वर्स सिचुएशन आती है। सो द डिजीज बिगेन एट द स्लाइट ट्रिमर ऑफ वन हैंड, आर्म्स और लेग, विच इज वर्स एट द टाइम व्हेन लिम्ब इज एट रेस्ट, ठीक है। जब हम मतलब टांग रेस्ट पे होती है ना, उस टाइम और ज्यादा झटके लगते हैं, ठीक है। लेटर द डिजीज इफेक्ट द बोथ साइड ऑफ द बॉडी एंड देन कॉज स्टिफनेस, ठीक है। स्टिफनेस मतलब बॉडी एकदम टाइट हो जाएगी, बहुत ज्यादा ना सख्त हो जाएगी, वीकनेस फील करेंगे, और साथ में थ्रिम्बलिंग ऑफ मसल्स, ठीक है। पूरे एंटायर बॉडी के मसल्स जो है ना वो क्या कांपना, कपकपाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस डिजीज, ठीक है। यहाँ देखें, इसमें आप लोगों को ज्यादा सिम्टम्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। मोटर सिग्नल, और यहाँ पे देखिए नॉन मोटर सिग्नल्स। सो ब्रेडिकाइनेसिया, वोकल सिम्टम्स, अच्छा बात करने में भी मसला होगा, रिजिडिटी ऑफ पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, बॉडी रिजिड हो जाएगी, और पोस्चरल मतलब अपना पोस्चर सही से वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ट्रेमर्स, वही हल्के हल्के झटके लगना, और चलने में इनको ना मसले होंगे, ठीक है। डिस्टोनिया, डिस्टोनिया जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन की डिजीज होती है, ये होगा। जॉइंट्स में स्लाइटली पेन होगा, ठीक है। जीआईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे, ठीक है। स्वेटिंग एंड मेलेनोमा, और सेंस ऑफ स्मेल का चले जाना। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस डिजीज, ठीक हो गया। और ये एज से रिलेटेड डिजीज है, जो ज्यादातर एजड लोगों में होती है, ठीक है। इफेक्ट देखें तो द इंटेलेक्ट रिमेन्स अनइफेक्टेड,
तो ये जो पार्किंसंस के लोग होते हैं, इनका जो इंटेलेक्ट लेवल होता है वो क्या होता है, वो इंटैक्ट रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इन द लेटर स्टेज ऑफ द डिजीज, स्पीच और स्पीच स्लो हो सकती है, और या फिर बिल्कुल ये पेशेंट बिल्कुल बोलने से हेजिटेंट फील करते हैं। परवेज इलाही की वीडियो देख लेना, उसमें वो देखो बोलने में काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको। ठीक है, स्टेजेस की बात करें तो देखें, पार्किंसंस की जो स्टेज होती है, स्टेज 0, दिस इज नॉर्मल स्टेज, देन स्टेज 1 एंड देन स्टेज 2। तो देखें आहिस्ता आहिस्ता देखो, यहाँ से कंडीशन देखो वर्सन से वर्सन होती जा रही है। देखें, चेक करें, लास्ट स्टेज में स्टेज 5 के अंदर देखो डायरेक्ट व्हील चेयर पे आ गए। ठीक है, तो इनको स्टेज 0 1 2 को जो है वो अर्ली स्टेज, अर्ली पार्किंसंस में डिवाइड किया है। फिर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड स्टेज, इसको जो है वो स्टेज 2 और स्टेज 3, और लेट स्टेज जो है वो स्टेज 5 है। वालेकुम अस्सलाम तहीरा, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। स्टीफन हॉकिंग को वो कोई अलग डिजीज थी, वो कोई दूसरी डिजीज थी, उसका नाम यार मुझे एग्जैक्टली अब रिकॉल नहीं हो रहा, लेकिन वो कोई अलग डिजीज थी, वो पार्किंसंस नहीं थी। अगर पार्किंसंस होता तो वो क्या इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज कर पाते? ठीक है, इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। प्रिवेंट इसी तरह से किया जा सकता है कि अपना लाइफस्टाइल अच्छा करें, और बस एक्सरसाइज करें, रेगुलर डाइट लें, बैलेंस डाइट लें, ये चीज़ें करें तो इन चीज़ों से हो सकता है। बाकी लेटर ऑन स्टेज में अल्जाइमर, पार्किंसन जैसे सिम्टम्स आते ही आते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट हमारे पास, ओके मुजीब, दैट्स गुड। तो ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है? तो एक मेडिसिन आती है लीवोडोपा के नाम से। ठीक है, आप लोगों की बुक में एक ही बताई गई है, वैसे बहुत सारी आती हैं, अब एक लीवोडोपा के ऊपर ही हम डिपेंड नहीं करते। ठीक है, बहुत सारी आती हैं पार्किंसंस को ट्रीट करने के लिए, बट लीवोडोपा एक है जो कि हमारे पास क्या करती है, सिम्टम्स को मिनिमाइज करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जाके पार्किंसंस को ट्रीट कर देगी और हम फिर दूसरे दिन सही हो जाएंगे। जैसे एक दिन हमारे फीवर हो गया, दूसरे दिन हमने पेनाडोल खा ली, तीसरे दिन हम सही हो गए। तो लीवोडोपा के केस में ऐसा नहीं कि एक दिन लीवोडोपा खाई, दूसरे दिन पार्किंसन ट्रीट हो गया, ऐसा नहीं होता। पार्किंसंस के सिम्टम्स को हम रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो डैमेज हो जाते हैं। अब न्यूरॉन का जो डैमेज होता है ना वो इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो ये लीवोडोपा जाके बॉडी के अंदर डोपामीन में कन्वर्ट होती है, और ये डोपामीन आपको पता है फिर हमारे पास नॉर्मल काम करता है। ठीक है, तो इट हेल्प इन मिनिमाइजिंग द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, लेकिन कैन नॉट रीजनरेट द डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, तो डीजनरेशन न्यूरॉन्स की जो होती है, जिसकी वजह से पार्किंसंस डिजीज होती है, उस चीज को नहीं रोक सकती लीवोडोपा, लेकिन हाँ सिम्टम्स को मिनिमाइज कर सकती है। तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को पार्किंसंस के बारे में? पार्किंसंस के बारे में क्लियर है सब लोगों को? ये देखें स्टेजेस ऑफ पार्किंसंस, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। ठीक है, ये वाली मैं आप लोगों को भेज दूंगा पिक्चर, ये आप लोग देख लेना। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स अल्जाइमर। अल्जाइमर की बात करें, इसमें बहुत सारे बाकी चीज़ें मैंने इंक्लूड की हैं। ठीक है, वैसे बुक में बस सिर्फ 2-3 लाइंस के ही है पार्किंसंस। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को स्लाइड भेज दूंगा, ये देख लेना आप लोग, कहीं पे कोई मसला होगा तो मुझे बता देना। अब अल्जाइमर की बात करते हैं। तो यस, अल्जाइमर, अल्जाइमर इज द बहुत ही बैड डिजीज है। डिस्कवरी, तो अल्जाइमर डिजीज वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एलोइस अल्जाइमर इन 1907। इसी वजह से अल्जाइमर का नाम दिए। एक तो साइंटिस्ट ना अपने नाम पे चीज़ों का नाम रख देते हैं, अल्जाइमर डिजीज, रेस सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टरन सिंड्रोम, फलाना सिंड्रोम, ये वो, तो साइंटिस्ट अपने नाम के ऊपर रख देते हैं। कॉजेज, तो इट इज अ प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, स्पेशली सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हाइपोकैम्पस के अंदर। यहाँ पे जो न्यूरॉन्स का लॉस होता है ना, या डीजनरेशन होती है, उसकी वजह से पार्किंसंस डिजीज, सॉरी अल्जाइमर डिजीज होती है हमें, और इसकी वजह से डिमेंशिया होता है। डिमेंशिया का मतलब लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, अल्जाइमर में जो है वो लॉस ऑफ मेमोरी होता है। ठीक है, अल्जाइमर को जरा देखें कि कैसा होता है, ये जरा यहाँ पे देखें, ये देखें, ये आप लोगों को हेल्दी ब्रेन है, ये आप लोगों को देखो पूरा सब कुछ, सारे स्ट्रक्चर नॉर्मल नजर आ रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा माइल्ड अल्जाइमर देखें तो देखो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में थोड़ा थोड़ा न्यूरॉन्स का डैमेज स्टार्ट हुआ है, और थोड़ा थोड़ा देखो अंदर की तरफ से इनवर्ड हुआ है ये।
और ज़रा देखिए सीवियर अल्जाइमर, तो देखो सेरेब्रल हेमिस्फीयर का साइज कितना रिड्यूस हो रहा है, न्यूरॉन्स का लॉस देखो सीवियर हो रहा है, देखो यहाँ से भी। ठीक है, तो ये सीवियर अल्जाइमर है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, इसमें देखिए, बल्कि एक सेकेंड, अच्छा, these are the symptoms of Alzheimer and these are the medicines, epilepsy and then ओके एपिलेप्सी। ओके, ये अभी हमें कंप्लीट करना है आज। यहाँ देखिए, अब अल्जाइमर क्या है, भूलने वाली बीमारी। ठीक है, अब इसकी जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, तो अल्जाइमर की ना 3 डिफरेंट स्टेजेस बताई हैं। स्टेज 1, इस स्टेज में जो है वो ना पेशेंट जो है वो उसको ना चीजें भूलने स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल भाई अब फॉर एग्जांपल वो घर से बाहर निकल रहा है, उसको ये लग रहा है कि भाई मैंने ताला लगाया था या नहीं लगाया था, मोबाइल रख के कहीं गुम। ठीक है, इस तरह की थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं। तो ऑन एवरेज हमारी मेरे ख्याल से 50% से ज्यादा पॉपुलेशन, बल्कि ऑलमोस्ट सारे ही लोग स्टेज 1 के तो अल्जाइमर हैं ही, चीजें भूल जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद सेकंड स्टेज, तो सेकंड स्टेज इसमें थोड़ी सा सीवियर होता है, लॉस ऑफ मेमोरी मेमोरी और ज्यादा होता हो जाता है। जब लॉस ऑफ मेमोरी और ज्यादा हो जाता है, और साथ साथ में विक्टिम आल्सो बिकम डिसओरिएंटेड टू द स्पेस एंड टाइम। ठीक है, वो उसको दिन में क्या टाइम चल रहा है ये चीज थोड़ी पता नहीं चलेगी। ठीक है, वो कहाँ पे है इस वक्त नहीं पता चलेगा। ठीक है, और साथ साथ में फेमिलियर स्ट्रीट्स, फॉर एग्जांपल पहले वो घर से ऑफिस जॉब करने जाता था तो उसको रास्ता पूरा पता है, लेकिन वो उसको स्ट्रीट्स वगैरह फेमस पॉइंट्स ये भूलना स्टार्ट कर देगा वो। ठीक है, और साथ साथ में एंजाइटी आएगी और सडन चेंजेस आएंगे मूड के अंदर। ठीक है, ये स्टेज 2 है। और स्टेज 3 फुल वाला एल्जाइमर, द थर्ड फेज ऑफ द पेशेंट बिकम सिवियरली डिसोरिएंटेड। ठीक है, और इसमें जो है वो उसको डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस और फेसेस दिखाई देते हैं, मतलब ऑडिटरी हेलुसिनेशन और विजुअल हेलुसिनेशन, दोनों टाइप का हेलुसिनेशन फील होता है। ठीक है, हेलुसिनेशन दोनों टाइप्स के फील होते हैं। फिर उसके बाद अपने आइडियाज किसी के साथ शेयर नहीं करता और किसी के आइडियाज अपने एक्सेप्ट भी नहीं करता, और वो दिस स्टेज इज कॉल्ड पैरानॉइड डिल्यूजन। ठीक है, पैरानॉइड डिल्यूजन में चला जाता है। तो डिल्यूजन क्या है कि भाई वो किसी के आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल उसने अगर एक लेट से एक पेन को चेयर बोल दिया ना, तो अब इसको पेन तुम नहीं बोल सकते, ये चेयर ही है उसके सामने। मैं अब एग्जांपल की बात कर रहा हूँ एक जस्ट। ठीक है, तो उन्होंने जो बात कर दी तो वो कर दी। कई बार आप लोगों ने जिंदगी में ऐसे लोग देखे होंगे कि उनको आप लाख सबूत दे दो, कुछ भी कर दो, वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही है। ठीक है, तो ओल्ड लोगों में ये चीज होती है, और ओल्ड लोगों में ये चीज अल्जाइमर वाली भी चीज कॉमन होती है। ठीक है, हेलोसिनेशन का मतलब होता है रियल में वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आपको इमेजिन, फॉर एग्जांपल इमेजिन करो पर्सन ए खड़ा है, इन पर्सन बी है। ठीक है, पर्सन ए जो है उसको ये अल्जाइमर या कोई भी नर्वस डिसऑर्डर है, तो पर्सन ए को ना अजीब अजीब सी साउंड सुनाई देंगी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फेसेस दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हेलुसिनेशन होता है। ठीक है, तो हमारे पास इस चीज के ऊपर ना पूरा वो अटक जाता, सॉरी, यस, वो हेलुसिनेशन में जब जाते हैं तो उन्हें डिफरेंट डिफरेंट फेसेस दिखाई देंगे, लेकिन पॉइंट पर्सन बी नॉर्मल है तो उसको कुछ इस तरह का नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन दो तीन टाइप्स की होती है। अच्छा, ओके, यहाँ तक क्लियर है ना सब लोगों को? ट्रीटमेंट क्या है भाई? इफेक्टिव मेडिकेशन शुड बी द यूज ऑफ एट इनिशियल स्टेज। तो मेडिसिन वगैरह का स्टार्ट इनिशियल स्टेज पे कर सकते हैं ताकि फर्दर सिम्टम्स को अवॉइड किया जाए। ठीक है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज द बेस्ट कंट्रोल ऑफ द डिजीज। ठीक है, साइकोलॉजिकल कंट्रोल ट्रीटमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल उसको स्पीच थेरेपी, ठीक है, मोटिवेशन, इस टाइप की चीज़ें, और स्ट्रेसेस और इन चीज़ों से ना दूर रखा जाए। ठीक है, पर्सनल केयर, ठीक है, पर्सनल केयर पेशेंट की नेसेसरी है, वरना वो अपने आप को हार्म कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं इसके अंदर। जी, जिनको माइल्ड माइल्ड हो या इनिशियल स्टेजेस में हो। ठीक है, ये जिनका रिस्क हो, फॉर एग्जांपल अल्जाइमर में ये होता है कि ये अल्जाइमर, पार्किंसंस
ये जो डिजीज है ना, अल्जाइमर, पार्किंसंस, ठीक है, शिजोफ्रीनिया, एपिलेप्सी, इन्हें अभी तक भी हम 100% सही से समझ नहीं पाए, और इनका 100% ट्रीटमेंट किसी का भी नहीं है। ठीक है, इनका सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट क्या होता है, सिम्टम्स को हम रिमूव करते हैं, इनको हम ट्रीट नहीं कर सकते। जैसे फीवर को हम ट्रीट कर लेते हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल, हम ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन इनको हम ट्रीट नहीं कर सकते। इन्हें सिर्फ रिवर्स कर सकते हैं, इनके सिम्टम्स को रिवर्स कर सकते हैं, सिम्टम को कम कर सकते हैं, बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर सकते इनके। यहाँ देखें, कॉग्निटिव मतलब सीखने सिखाने की जो एबिलिटी होती है वो भी लॉस होती है। ठीक है, तो आगे जाए, ये देखें, सिम्टम ऑफ अल्जाइमर, मेमोरी लॉस, ग्रेजुअल लॉस ऑफ नॉर्मल टास्क छोड़ देगा, लॉस ऑफ विजन एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, मेमोरी, रीजनिंग, लैंग्वेज, कोऑर्डिनेशन, मूड, बिहेवियर, ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, और कुछ लोगों को हम पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि इन्हें अल्जाइमर हो सकता है, जैसे कई बार जेनेटिक भी होता है अल्जाइमर, फैमिली टू फैमिली जाता है, तो उस केसेस में फिर हम पहले से ही चीजें, कुछ प्रिवेंशंस का यूज करें। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है भाई, तो कुछ जो है वो जीन थेरेपी से रिलेटेड चीजें हैं, नैनो पार्टिकल्स, कॉन्टेम्परेरी थेरेप्यूटिक अप्रोच, और एमाइलॉइड बीटा इम्यूनोथेरेपी। तो ये कुछ चीजें हैं, लेकिन कंप्लीट कोई ट्रीटमेंट नहीं है इनका। और रिस्क फैक्टर जो होते हैं, स्मोकिंग, ठीक है, ड्रिंकिंग, इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सब लोगों को? इसके बाद लास्ट एपिलेप्सी है। मैंने अब सोचा कि आज आप लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ा होगा, होप्स। स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है? स्किज़ोफ्रेनिया पागलपन। ठीक है, मॉडर्न साइंसेज में हमें ये पता लगता है कि भाई स्किज़ोफ्रेनिया इज एज कॉमन एज डायबिटीज। ठीक है, बट स्किज़ोफ्रेनिया के लोग आपको दिखाई नहीं देते। चले हैं पहले एपिलेप्सी को डिस्कस करते हैं, फिर स्किज़ोफ्रेनिया की भी बात करते हैं। एपिलेप्सी क्या होता है? यस, एपिलेप्सी उर्दू में से हम मिर्गी कहते हैं। ठीक है, मिर्गी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एपिलेप्सी इज अ टेंडेंसी रिकरेंट सीजर्स और टेम्पररी अल्टरनेशन इन द वन और मोर फंक्शन। तो मिर्गी में क्या होता है, हमारे पास क्या होता है कि हमारे जो नर्वस सिस्टम में जो एक्शन पोटेंशियल होता है ना, आप लोगों को अभी पढ़ाया भी चुका हूं मैं, तो वो एक्शन पोटेंशियल ना खुद ऑटोमेटिकली जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है किसी भी वजह से। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वजूहत की वजह से। उससे क्या होता है, उससे आपकी बॉडी में झटके पड़ते हैं, ट्रिमर्स पड़ते हैं, सीजर्स पड़ते हैं, सीजर्स झटके, तो बॉडी उनकी ना वो होने लगती है, कपकपाती है, और ये सारा होता है। ठीक है, झटके लगते हैं। और एक चीज हो, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है गाबा। तो गाबा की कमी की वजह से, गाबा की डिफिशियंसी की वजह से, देखो एसिटाइल कोलिन बताया था आप लोगों को, जो चीजों को एक्टिवेट करता है, न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है, लेकिन एसिटाइल कोलिन क्या करता है बदले में, सॉरी, एसिटाइल कोलिन एक्टिवेट करता है, और गाबा क्या करता है, गाबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये सीएनएस में जो फालतू की एक्टिविटी हो रही थी ना, उसको इनहिबिट करता है। लेकिन कई बार गाबा इतना ज़्यादा नहीं होता या कहीं नहीं बन पाता, तो इस वजह से एपिलेप्टिक शॉक आ जाता है, या एपिलेप्सी के डिफरेंट और रीजंस भी हो सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा, वो पेशेंट के क्या होगा, हाथ पाँव कपकपाने लगेंगे, ट्रेमर्स आएंगे, साथ साथ में कई बार उसकी जो है वो ना दांत खुद ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे होने लगते हैं, मतलब जैसे हम कोई चीज़ चीव करते हैं और बहुत तेजी तेजी से होते हैं। ठीक है, कई बार जबान भी बीच में आ जाती है और वो अपनी जबान खुद ही काट लेते हैं, उन्हें फील कुछ नहीं होता, उस वक्त अनकॉन्शियस स्टेट में वो चले जाते हैं। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो सिम्टम्स आर अब्रप्ट ट्रांजिएंट सिम्टम्स ऑफ मोटर, सेंसरी, साइकिक एंड ऑटोनॉमिक नेचर। ठीक है, फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद चेंज इन कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और एक चीज ये है कि इनमें हमारे पास जैसे ही वो होता है हमारे पास, ठीक है, तो पेशेंट एकदम गिर जाता है, अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद खुद ही ऑटोमेटिकली रेस्ट में आके सही हो जाता है। ठीक है, और इन एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए जिन मेडिसिन का यूज किया जाता है उन्हें हम एंटी कन्वोलेसेंट कहते हैं।
कन्वोलेसेंट, ये एमसीक्यूज में भी आता है शायद। एंटी कन्वोलेसेंट, एंटी कन्वोलेसेंट या एंटी एपिलेप्टिक थेरेपी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ये देखें एपिलेप्सी, ये देखें एकदम ट्रिमर्स पड़ रहे हुए नजर आ रहे हैं इसमें, देखें। ठीक है, ऑटोमेटिकली ब्रेन में जो है वो न्यूरॉन फायर करेंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, एंजाइटी, स्टेरिंग, वीकनेस, मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो गाबा, गाबा का मेन रोल होता है इसके अंदर, गाबा की वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी ही सारी चीजें हैं। और मेडिसिन, एंटी कन्वोलेसेंट मेडिसिन दे सकते हैं। इफेक्ट, जरा इफेक्ट देखें तो इन सच कंडीशन द बॉडी बिकम स्टिफ with twitches or jerks। ठीक है, jerks। In partial seizure there are momentary loss of consciousness without abnormal movement। डायग्नोसिस, अच्छा डायग्नोसिस कैसे करते हैं भाई, तो इसके लिए इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम करते हैं, ईईजी करते हैं। ठीक है, ईईजी हार्ट के उसके लिए करने के लिए ईसीजी करते हैं, इसके डायग्नोसिस के लिए ईसीजी कर ईईजी करते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। तो ये देख लें आप लोग, और साथ में एंटी कन्वोलेसेंट ड्रग्स देते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पूरा सीएनएस में ड्रग्स का इफेक्ट और सीएनएस के ऊपर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस के बारे में पढ़ा। किसी नेक्स्ट क्लास में हम बाकी चीज़ें भी डील करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या है, स्किज़ोफ्रीनिया है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। किसी क्लास में इंशाल्लाह इनको भी डिस्कस करेंगे। होप सो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।